पिछली क्लास में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पे बातें किए थे कि इकोसिस्टम होता क्या है और उसकी क्या खास विशेषताएं होती हैं। इस पे बात हो गई थी आपके साथ। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं उन्हीं पे कि किन चीज़ों से मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का, एक सिस्टम का कैसे निर्माण होता है, इसी पे चर्चा होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक, आप हेडिंग बना लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अंग्रेजी में कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप बहुत ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल है और इसको जानने के बाद ही आप आगे के चैप्टर्स को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम डाइवर्सिटी पे आएंगे। और जब जैव विविधता हम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, तो वो क्या है, वो पारिस्थितिकी का ही एक हिस्सा होगा, जीवों में विविधता। और जीवों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही दो चैप्टर्स हैं, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, जो पूरे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करेंगे, सीखने में आपकी सहायता होगी। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की अगर बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र में जो जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारी, उन्हीं को जैविक कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र के जीवधारी, जीवधारी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो जीवित जीव हैं, इन्हीं को जैविक। और वो क्षेत्र अगर है तो फिर उसका अपना एक वातावरण भी होगा। वातावरण का अर्थ हो गया कि कुछ स्पेस होगा, कोई जगह होगी, स्थल होगा, उसका वहाँ पे वातावरण में तापमान होगा, मृदा होगी, उस क्षेत्र की एक वर्षा होती होगी। ठीक है, वहाँ का अपना क्या है, आर्द्रता क्षेत्र है कि यहाँ पे कितनी आर्द्रता लगभग होती है, वो कौन सा रीजन होगा। तो एक वातावरण होगा और उसमें उपस्थित जो अजैविक घटक हैं, जीवधारी यानी जैविक घटक, और वातावरण वहाँ का अर्थात अजैविक घटक। वातावरण जीवित तो है नहीं, तो इसलिए वो क्या है, अजैविक है। और वातावरण में क्या आता है, हम आगे इस पर अभी और बातें करेंगे, पूरी क्लास इन्हीं दो घटकों पर है। लेकिन किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवधारी और उस क्षेत्र का जो वातावरण है उसमें उपस्थित जो भौतिक घटक हैं, उनको अजैविक कहते हैं। और यही दोनों मिल करके, जैविक और अजैविक मिल करके क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं। इन्हीं से मिल करके जो रचना बनती है उन्हीं को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैविक घटकों में जीवधारी आ जाते हैं, और अजैविक यानी वातावरणीय घटक जो होते हैं। वातावरणीय घटक का अर्थ हो गया कि मैं वायुमंडल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, वातावरण का अर्थ ये हो गया कि जीवधारियों के अलावा जितनी भी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं वो सब उस क्षेत्र के वातावरण में शामिल हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गई, मृदा हो गई, है कि नहीं, ये सब उस क्षेत्र के क्या है, वातावरण है, जीवधारी को छोड़ करके। और इन्हीं से मिल करके एक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा। अब आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अंतर स्पष्ट हो रहा होगा। इकोसिस्टम कहता है कि मैं किसी निश्चित क्षेत्र की विशेषताओं को धारण करूंगा, और इकोलॉजी कहता है कि मैं एक विषय को कवर कर रहा हूँ, एक विज्ञान है, एक शाखा है, उसकी एक सब्जेक्ट के तौर पे इकोलॉजी है। लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम है, वो किसी क्षेत्र की बात करेगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के जीवधारी, कोई क्षेत्र है जिसमें रहने वाले जो जीवधारी हैं और उसी क्षेत्र के वातावरण के जो भौतिक घटक हैं, उनको मिला करके जो तंत्र बन रहा है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब ये वातावरणीय घटक हर जगह बदलते रहते हैं। अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखा जाए, जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ का वातावरणीय घटक कुछ और होगा, उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन टुंड्रा क्षेत्र में वहाँ के वातावरणीय घटकों की अगर बात की जाए तो तापमान, वर्षा, मृदा, इन सब में अंतर होगा। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे, अलग अलग इनकी विशेषताएं होंगी। इन घटकों को सबसे पहले हम देख लेते हैं दो भागों में बांट करके। घटक कौन कौन से हमने देखा, एक तो जैविक घटक है
और एक अजैविक। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जैविक घटक के बारे में, यानी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, किसी क्षेत्र को ले लीजिए आप और उस क्षेत्र में आराम से जाइए दोनों आंखें खोल करके और देखिए कि उस क्षेत्र के जो जीवधारी हैं वही वहाँ पे बायोटिक घटक के रूप में पाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो घटक होगा वो क्या होगा, उत्पादक होगा। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। जो उत्पादक होते हैं ये सजीव घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सजीव घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऐसे एक ही घटक है जो है वनस्पतियां या पौधे। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सूर्य से प्रकाश लेके, मृदा से जल और खनिज पदार्थ लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं अपने। और ऐसी क्षमता सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों में पाई जाती है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक वे होंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हीं को एक शब्द से और जाना जाता है, स्वपोषी। जो उत्पादक होते हैं उनको स्वपोषी भी कहा जाता है। जैसे काई है, लाइकेंस है, नीलहरित शैवाल है, पेड़ पौधे हैं, ये सब किस में आएंगे, काई, लाइकेंस, नीलहरित शैवाल, ये सब क्या हैं, उत्पादक हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सक्षम होते हैं। इन्हें किसी का सहयोग नहीं लेना होता है, किसी दूसरे प्राणी का। अब अगर उत्पादक हैं और वो किसी का उत्पादन कर रहे हैं तो उस वस्तु या फिर उस पदार्थ का उपभोक्ता भी कोई होगा, उसको कंज्यूम करने वाला भी उस क्षेत्र में कोई होंगे। भाई अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो उत्पादन करने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। उत्पादन तो तभी सार्थक होगा जब उसको कंज्यूम करने वाले हों। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरा जो घटक आएगा जैविक घटक में, वो कौन होंगे, उपभोक्ता का। उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर। ये वो सजीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। भाई ये कंज्यूमर है, उत्पादक नहीं है। भोजन तो किसी और ने बनाया है, इनको सिर्फ क्या है, उसको ग्रहण करना है। तो ये किस पे निर्भर होते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। और इसमें तब फिर 3 स्तर पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं कुछ तो ऐसे होंगे जो वनस्पतियों से काम चला ले रहे हैं, यानी जो उत्पादक हैं, वनस्पतियां हैं, उनको खा करके जो अपना जीवन जी रहे हैं, अपनी भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उनको तो प्राथमिक कह दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो मांसाहार होते हैं और वनस्पतियां तो मांसाहार है, वो मांस है नहीं, तो फिर वो किसी दूसरे जीव को खाएंगे भोजन के लिए। तो फिर जो उपभोक्ता होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं। जो पहले होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे, ये ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के लिए क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। ध्यान से आप इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो हैं जो भोजन के लिए किस पे निर्भर हैं, पौधों पर, यानी जो उत्पादक हैं उन्हीं पे निर्भर होते हैं। इनको एक शब्द और वो इनके लिए इस्तेमाल होता है, शाकाहारी। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं यही होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप उन सारे जीवों का नाम लिख लीजिए जो घास फूस खाते हैं, वनस्पतियों को खाकर जीवित रहते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी है, खरगोश है, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो वनस्पतियों को खा करके अपना जीवन जी रहे होते हैं। जो शाकाहारी होता है इसको हर्बीवोरस कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई प्राथमिक उपभोक्ता की। दूसरा जो है द्वितीयक उपभोक्ता, ओमनिवोरस। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कोई एग्जाम में नाम दे देता है अंग्रेजी में। ये मांसाहार तथा शाकाहार यानी ऐसे जीवों को रखा जाता है इसमें ओमनिवोरस में जो मांसाहार या फिर शाकाहार दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। मांस खा के भी अपना जीवन जी सकते हैं और
शाकाहारी अर्थात ऐसी वस्तुओं को भी ये खाते हैं जो मांस नहीं है, जैसे मनुष्य है। ये मांसाहार और प्लस शाकाहार दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर बिल्ली को दूध मिल जाए तो वो दूध भी पी लेगी, खाना मिल गया खाना भी खा लेगी, दाल चावल रोटी सब्जी में कोई भी चीज़ हो, और अगर उसे चूहा मिल गया तो उसको भी निपटा देगी। तो वो क्या है, उसी को ओमनिवोरस कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। इसकी खास विशेषता है कि ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, मनुष्यों को भी इसमें इसी में रखा जाता है। कई बार सवाल बनता है कि मानव को किस उपभोक्ता में रखा जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो ध्यान रहे कि मानव को द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा, ओमनिवोरस की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये होगा कि ये मांसाहार भी है और शाकाहार भी है। तीसरा चरण जो आता है तृतीयक उपभोक्ता का, ये इसको उच्च मांसाहार भी कहते हैं। ठीक है, ये सर्वोच्च श्रेणी के मांसाहारी जो जंतु होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहार के लिए अनुकूलित होते हैं। क्या होते हैं, मांसाहार के लिए अनुकूलित होते हैं, वो शाकाहारी नहीं होते हैं। और ये सभी जंतुओं का यानी सर्वाहारी जंतु जो हैं उनका भी शिकार करते हैं, और जो मांसाहार हैं उनका भी ये शिकार कर लेते हैं। इनकी ये विशेषता होती है। इन्हीं को कार्निवोरस भी कहा जाता है। जैसे चीता है, शेर है, बाज, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो सिर्फ मांसाहार होते हैं और उच्च मांसाहार होते हैं। उनका शिकार करना संभव नहीं होता है, कोई दूसरा जीव जंतु उनका शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, उच्च श्रेणी के शिकारी हैं और मांसाहारी होते हैं। तो ये तो होगा उपभोक्ता का क्या वर्गीकरण, कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको 3 भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, जो वनस्पतियां खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो सर्वाहारी या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के विशेषताएं रखते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं उनको रखा जाता है। और इसके बाद में उपभोक्ता के बाद में फिर आता है बात किसकी, अपघटक की। ठीक है, अपघटक यानी डिकम्पोजर। ये इसके अंतर्गत वे सूक्ष्म जीवों को रखा जाता है या जीवाणुओं को रखा जाता है जो क्या करते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव, कवक या जीवाणु यानी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब कोई उत्पादक है यानी पौधे जन्म लेंगे, बड़े होंगे, इनको उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता। लेकिन जब इनकी डेथ होगी तो फिर इनका क्या होगा, तो ये उसी मिट्टी में डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज का मतलब कि इनको सड़ा गला करके सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों में तोड़ करके खनिज पदार्थों को, इनके शरीर के जो खनिज पदार्थ हैं उनको मृदा में मिला देना, इनके शरीर में जो रासायनिक या फिर गैसीय पदार्थ हैं उनको वायुमंडल में मिला देना। ये पूरी प्रक्रिया जो काम करते हैं, जो इस कार्य को अंजाम देते हैं, उनको अपघटक बोलते हैं। अपघटक का अर्थ होगा कि पूरी शरीर रचना को छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में तोड़ करके उनके मूल रूपों में परिवर्तित कर इसी वातावरण में मिक्स कर देना। ठीक है, और जब ये वातावरण में मिक्स हो जाते हैं तो हमने पिछली क्लास में आपसे चर्चा किया था कि अगर इनके शरीर का जो खनिज पदार्थ है वो मृदा में मिल गया तो फिर कोई दूसरी वनस्पति फिर उस खनिज पदार्थ का उपयोग करेगी। वायुमंडल में इनकी जो गैसीय संरचना वो मिल जाएगी तो बाद में फिर कोई दूसरी वनस्पति उस गैस का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी ये जो जैविक घटक होते हैं, इन जैविक घटकों जितने भी हैं, अब जैविक घटक में पौधे हो गए, गाय, बकरी, खरगोश, मांसाहार जीव हो गए, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, चीता, शेर, बाज, ये सब जैविक घटक हैं। और ये जैविक घटकों के मरने के बाद यानी इनकी मृत्यु के बाद में इनको डिकम्पोज करके अजैविक घटकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिन जीवों के द्वारा की जाती है उनको अपघटक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपघटक। इनको पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब अजैविक घटकों में इनको बदलते हैं ये। इसका अर्थ ये होगा कि जब कोई जीव जंतु की डेथ हो जाती है, जब तक वो जीवित है तो जैविक घटक, लेकिन जब डेथ हो गई तो जब शरीर को डिकम्पोज होना होता है तो हमारा शरीर भी तो खनिज पदार्थों से मिलकर ही बना है। खनिज पदार्थ, गैसीय पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, इन सब के कंपोनेंट्स हमारे ही शरीर में पाए जाते हैं। फास्फोरस है, मैग्नीज है, आयरन है कि नहीं।
जल की बहुत भारी मात्रा हमारे शरीर में होती है। तो ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। इन सब के मिलने से हम जैविक बने थे और डेथ के बाद में हमको फिर से सड़ा गला करके ये अब घटक क्या करते हैं, अजैविक घटकों में बदल देते हैं। ठीक है, ये कार्य करते हैं अब घटक जो होते हैं, जैसे कवक है, सूक्ष्म जीव, जीवाणु या और बहुत सारे जीव होते हैं जो अपघटन का कार्य पूरा करते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। ये तो बात हो गई जैविक घटकों की। अगली क्लास में हम अजैविक घटकों पे चर्चा करेंगे। पर्यावरण में जो अजैविक घटक हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं और क्या योगदान है इस पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने में, इस पे चर्चा होगी।